सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपके समक्ष एक कविता जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी, इनकी कविता है पतंग, इसको आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। छात्रों, जब आप कविता सुनते हो आप अपनी बुक निकाल कर बैठ जाया करो और पेंसिल निकाल कर बैठ जाया करो, ताकि जो भी हम कठिन शब्द बताते हैं उनको लिखते जाया करो बेटा, जिससे आपको कविता समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कविता का सार बताऊंगी, जिससे आपको ये कविता समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। छात्रों, सबसे पहले आप इस कविता का सार सुनो। श्री आलोक धनवा द्वारा रचित जो पतंग कविता है, इसके काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है में संकलित है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ जो छोटे बच्चे के मन की इच्छाओं और उमंगों का सुंदर और मनोहारी, मन को हरने वाला वर्णन किया है। कवि ने बाल क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर बिंबों का समायोजन किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। जैसे खुशी होती है तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वो उस पतंग को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं कि हम भी शायद वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, और वो सोचते हैं कि ये हमारी कल्पनाएं हैं जिसमें वो खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों को वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है। जो जितनी आकाश की ऊंचाइयां हैं छात्रों, उनको उन बच्चों का मन छूना चाहता है और उसको पार कर जाना चाहता है। कविता एक ऐसी नई दुनिया की सैर कराती है जो ये पतंग कविता है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला सौंदर्य है, सर्दी की बात हो रही है, तितलियों की रंगीन दुनिया है और जो फूलों पर तितलियां मंडराती हैं उनके बारे में दिशाओं के नगाड़े बज रहे हैं। चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि बाजे बज रहे हैं। छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर इसी भय पर विजय का ध्वज लहराते बच्चे हैं। ये बच्चे गिर गिर कर संभलते हैं, कभी वो गिर जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते और कभी वो संभल जाते हैं और पृथ्वी का हर कोना उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए भादों के बाद शरद ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि के अनुसार सबसे तेज बौछारों के समय का अंधेरा व्यतीत हो गया है और खरगोश की आंख के समान लालिमा से युक्त सौंदर्यमयी प्रकाश युक्त सवेरा हो गया है। शरद अनेक झाड़ियों को पार करते हुए तथा नई चमकदार साइकिल तेज गति से चलाते हुए जोरों से घंटी बजाते आ गया है। वह अपने सौंदर्य से युक्त चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है। वह आकाश को इतना सुंदर और मुलायम बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके। छात्रों, इसमें आलोक धनवा जी ने इस कविता में पतंग के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है, उसी तरह हमें भी प्रगति करके निरंतर आकाश की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ना है। छात्रों, अब हम कविता को जानेंगे। ये देखिए, ध्यान से छात्रों इसको सुनना है, ठीक है? आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। इसमें बताया गया है कि सबसे जो तेज़ थी भादो, बरसात का एक महीना होता है। छात्रों, इसको अंडरलाइन करके लिख लो। बौछार क्या होता है? बारिश की बूंदें आना। सवेरा हुआ, सुबह हुई, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जिस प्रकार खरगोश की आँखें लाल होती हैं, उसी प्रकार जो सवेरा होता है जब लालिमा छा जाती है। छात्रों, शरद आया मीन्स सर्दी का मौसम आया, शरद ऋतु आई मीन्स उजाला हो गया। पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल
तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड क्या होता है, समूह को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। छात्रों, कोई पतंग में कोई वेट नहीं होता, सबसे हल्की चीज़ और रंगीन, कलरफुल बताई गई है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, पतला ही है ना सर, कागज़ से बनता है बच्चों ये, तो इसके बारे में बताया गया है। अब हम छात्रों ये देखिए, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि जब पतंग उड़ता है छात्र दूसरे बच्चे देखते हैं तो वो सीटी बजाते हैं, किलकारियाँ लगाते हैं और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और तितली भी जो घूमती हैं वो भी आनंद लेती हैं। देखिए छात्रों, शब्दार्थ है इसमें। भादो वर्षा ऋतु का भाद्र माह, शरद क्या होता है, एक ऋतु, नाजुक दुनिया, कोमल दुनिया या कोमल संसार। इसमें छात्रों ये देखिए, सबसे पहले जब भी आप कविता लिखोगे अपनी कॉपी में तो सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में छात्रों कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता, सिर्फ आपको ये लिखना है कि ये जो कविता है हमारी आरोहों की पुस्तक कौन सी कविता से ली गई है, पतंग से ली गई है। इसके जो कवि है वो कौन है, जैसे इसके कवि हैं आलोक धनवा जी, और यहाँ पर किस ऋतु का वर्णन किया है या उन्होंने इसमें क्या बताया है। जैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पर कवि ने ऋतु परिवर्तन के माध्यम से बच्चों को लक्ष्य करते हुए उनकी निजी दुनिया के प्रति अपनी परिकल्पनाओं को अभिव्यक्त किया है। ठीक है छात्रों, सिर्फ इतना लिखा है प्रसंग में। उसके बाद आप आ जाओगे व्याख्या। कवि अपनी रचना का आरंभ करते हुए कहते हैं कि बरसात का मौसम विदा हो चुका है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। ठीक है, बरसात का मौसम विदा हो गया है। जिस समय सबसे तेज वर्षा हुआ करती है वह भाद्र माह भी अब बीत चुका है। भादों के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छात्रों, ये आपको समझ लेना है या लिख लेना है। जैसे एक नई सुबह आ पहुंची है, ठीक है, लालिमा से खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कि लालिमा से युक्त वह कोमल सुबह खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई देती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, खरगोश स्वयं भी कोमलता का प्रतीक है। जैसे खरगोश को सब पालते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं क्योंकि वो मुलायम होता है, कोमल होता है। ठीक है, आगे देखिए छात्रों, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, बरसात के दिनों में बादलों के छाए रहने से जो धूप नरम हुआ करती थी वह अब ज़्यादा प्रखर और चमकदार हो चली है। ठीक है छात्रों, कवि इस बिंब को प्रस्तुत करने के लिए उसकी तुलना चमकीली साइकिल से कर रहा है कि जिस तरह इसकी तुलना किससे की है ये याद रखना है, चमकीली साइकिल से। मानो कोई बच्चा अपनी नई रंग बिरंगी चमकदार साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मानो कोई बच्चा अपनी नई रंग बिरंगी जो कलरफुल है वो और चमकदार है साइकिल की घंटी को उत्साह के साथ जोर से बजाता हुआ भागा चला जा रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों, ठीक है छात्रों, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए इशारा कर रही है, यानी वह संकेत कर रही है कि वह सुहाना मौसम चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि यानी वह संकेत कर रही है कि वह मौसम सुहाना आ गया है जब बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके,
उसने आसमान को भी इतना कोमल बना दिया है, अर्थात बच्चों के अनुकूल जो वातावरण है उसको निर्मित कर दिया है, बना दिया है, उनके अनुसार कर दिया है, ताकि बच्चों की पतंगे वहाँ अधिक से अधिक ऊंचाई तक जा सके। यहाँ कविता यह कहना चाहती है कि शरद ऋतु ने ऐसा परिवेश निर्मित कर दिया है कि जिसमें बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक ज़्यादा सहज और मुक्त स्थान मिल सके। पतंग यहाँ पर इन्हीं सब बातों का प्रतीक है। छात्रों, इसको रेखांकित कर लेना और लिख लेना ये कि इसमें उनके विचारों को, बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक ज़्यादा सहज और मुक्त स्थान मिल सके। पतंग यहाँ पर इन्हीं सब बातों का प्रतीक है। किन बातों का? जो मैंने अभी बताई हैं। कवि की आकांक्षा है, इच्छा है, चाह है कि बच्चों को उनके अनुकूल ऐसा वातावरण हासिल हो जिसमें उनकी उमंगे, आनंद और कोमलता बेहतर तरीके से पल्वित हो सके। यानी ऊंचाई तक पल्लव क्या होता है? पत्ता बोलते हैं वैसे तो, यहाँ पर फलना फूलना बोलेंगे छात्रों। बच्चों का मन अत्यंत नरम होता है। आप जानते ही हैं, बच्चे बड़े कोमल होते हैं। उसे किसी तरह की ठेस न लगे, बाधाएं उनका रास्ता ना रोके। कवि जब कहते हैं कि सबसे हल्की, अब आ जाइए छात्रों इस पे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कवि कहते हैं कि सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, सबसे पतला कागज़ और सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। ठीक है छात्रों, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि इतना अनुकूल वातावरण हो कि कोमल और नाजुक चीज़ों को भी किसी प्रकार की बाधा का या कठिनाई का या रुकावट का सामना ना करना पड़े। भाव यह है कि बच्चों के दिल, भावनाएं और उड़ानें भी इतनी ही नाजुक होती हैं। सारी दुनिया को उनके पक्ष में अपना योगदान करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ठीक है छात्रों, ये था आपका पहला सरलार्थ। अब हम इसके बाद अपना दूसरा सरलार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले छात्रों, जो भी आप पोएम पढ़ते हो उनके कवि का नाम और कविता का नाम आपको रट लेना है। याद होना चाहिए कि ये कविता किसने लिखी है। ये आपका क्वेश्चन आना ही आना है। जब आपके पठित जो गद्यांश आएंगे या पद्यांश आएंगे, इसमें ये पूछा जाएगा कि इस कविता के कवि का नाम लिखिए, तो आपको आ जाना चाहिए। अब हम छात्रों इसके दूसरे सरलार्थ की तरफ चलते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, ये बच्चों के बारे में बताया गया है, चित्र में भी दिखाया गया है छात्रों, ध्यान से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कि जब वे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, उनको छत भी कोई हार्ड नहीं लगती, ना वो गर्म लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, ढाल की तरह लचीले वेग में अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जो रोमांचित हो चुके होते हैं छात्रों। ठीक है, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब छात्रों इनके शब्दार्थ देख लीजिए। कपास क्या होता है छात्रों? रुई। ये मैं बता रही हूँ, इसमें कम है। कपास, रुई। नरम क्या होता है? कोमल। पेंग भरना, झूला झूलना या झूला
झूलते हुए इधर उधर जो हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं छात्रों? पींग भरना। अक्सर, प्राय, बेसुध, बेहोश या होश न रहना। मृदंग, नगाड़ा या संगीत का वाद्य यंत्र। डाल, शाखा या टहनी। इसमें भी जैसे प्रसंग है छात्रों, आपको प्रसंग इसी हिसाब से लिखना जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोहों की कविता पतंग से लिया गया है। इसके रचनाकार जो समकालीन कवि हैं, जो इसी काल के हैं, आलोक धनवा जी हैं। यहाँ पर कवि ने बच्चों की अबाध चंचलता और आवेग का चित्रण किया है। इसमें कवि ने बच्चों के जो मन है वो चंचल होता है और उनकी आवेग जो होता है, जो गति होती है, उसका वर्णन किया है। ठीक है छात्रों, ध्यान से सुनना है बस। सुनने से चैप्टर आपके बहुत आसान है। सिर्फ एक बार अगर आप सुन लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है छात्रों, अब देखिए, आलोक धनवा बच्चों की कोमलता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वे अपने जन्म के साथ ही कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो किसके जैसे कपास को, रुई को कोमल बताया गया है, ऐसे ही बच्चे भी कोमल होते हैं। उनका जो शरीर होता है, त्वचा, भाव, सभी कुछ अनंत कोमलता से युक्त होता है। चाहे उनका शरीर हो, चाहे उनकी त्वचा हो या उनके मन के भाव हो, वो सभी कोमल होते हैं छात्रों। वे एक अदृश्य सत्य को प्रकट करते हुए बताते हैं कि खुद धरती ही घूमती हुई उनके निरंतर चंचलता में रहने वाले पैरों के पास आती है, कि जो धरती है वो भी घूमती हुई लगातार चंचलता में रहने वाले उनके पैरों के पास आती है, कि वो घूमते हुए नज़र नहीं आते, ऐसा लगता है पृथ्वी घूमती हुई नज़र आती है। यहाँ पर कवि ने कल्पना को दार्शनिक परिकल्पना में बदल दिया है। जो उनकी कल्पना है वो दार्शनिक की कल्पना में उसको बदला है। एक दार्शनिकता इसमें निहित है। कथन के विपर्य को भी देखिए कि बच्चों के पैर धरती पर दौड़ते नहीं जाते, उनके उलट स्वयं धरती ही उनके व्याकुल पैरों के पास पहुंचती है, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अर्थात समूची धरती ही उनके पैरों की गति के सामने छोटी है, कम है, आंशिक है। आंशिक मीन्स क्षण भर के लिए है, थोड़े से अंश में है। अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी की गति को इस तरह कवि ने एक नया ही अर्थ दे दिया गया है छात्रों। अब फिर देखिए, दिशाएं उनके लिए दिशाएं नहीं रहती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, दिशाएं उनके लिए दिशाएं नहीं रहती, मृदंग बनकर रस बरसाने लगती हैं। बच्चे उस रस के जनक भी हैं और उसमें सरोपार भी हैं। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर इसमें सरोबार भी हैं। आकंठ डूबे हुए वे हवा में उड़ते हुए से भाग रहे हैं। ऐसा लगता है वो इतनी तेज़ गति से भाग रहे हैं कि जैसा हवा चलती है और दिखाई भी नहीं देती, इसी वेग के साथ वो बच्चे भी भाग रहे हैं। किस लिए? पतंग उड़ाते हुए। तब सभी संभव हो पाता है जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग में अक्सर। पर यह सब तभी संभव हो पाता है जब वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। शुद्ध बुद्ध खोना शुद्ध बुद्ध रहने से भी बड़ा गुण है, आसान नहीं है। शुद्ध बुद्ध खोना मीन्स होश में न रहना। यह तो परम आध्यात्मिक स्थिति है कि आध्यात्मिकता क्या होती है? जब आप किसी लीन हो जाते हो किसी पूजा में, तो आपके अंदर की जो पावर है, वो आपके जो विचार हैं वो सब बंद हो जाते हैं। मीन्स आप उस भक्ति में लीन हो जाते हो, आपको किसी की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। तो इसी में आलोक धनवा जी ने कहा है इस कविता के माध्यम से कि बच्चे, छोटे बच्चे कितने मुलायम होते हैं, कितने कोमल होते हैं, और वे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनको किसी प्रकार का भी होश नहीं रहता, ना खाने का रहता है, ना पीने का। सिर्फ उनको क्या रहता है? पतंग उड़ाना ही दिखता है। वो कैसे कोमल होते हैं, किस गति से वे पतंग उड़ाते हैं, ये सारा इसमें वर्णन किया गया है। और ये सब कौन से मौसम का वर्णन है छात्रों? इस कविता में
भादो मास का, जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का महीना होता है, उसका वर्णन किया गया है इस कविता में। छात्रों, ये जो आपकी कविता है ये बहुत अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी। और जब आप खुद अपने आप पढ़ोगे इसको, जब ज़्यादा आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन तो अब होता ही है। अगर फिर भी कोई डाउट है, जब आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें आप पूछ भी सकते हो। आपको ये जो कविता पढ़ाई गई है छात्रों, इसके जो सरलार्थ हैं आपको वो लिखने हैं और जो आलोक धनवा जी की भाषा है वो आपकी बुक में ही दी गई है, उसमें से आप ये 2 या 3 लाइन में विशेष बनाकर इसको लिखोगे और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगली क्लास में आपको भेज देंगे, ग्रुप में भेज दूंगी मैं आपको। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।